नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों चलिए इस नई कहानी को शुरू करते हैं। संध्या का समय था। कबीर की माँ कुर्सी पर बैठी हाथ में एक फ़ोटो लिए उलट-पुलट कर देख रही थी। कबीर का रिश्ता आर्यनगर से आया था और यह फ़ोटो उसी लड़की की थी। सब कुछ तो ठीक है लेकिन लड़की थोड़ी-सी मोटी है। तभी कबीर की बहन नेहा रूम से बाहर आती हुई बोली, आपको दिख रहा है कुछ? पहले अपना चश्मा तो लगा लीजिए। चश्मा लगाती हुई नेहा बोली, आप बताइए मेरी होने वाली भाभी कैसी है? अरे ये तो बहुत सुंदर है। कबीर के पिता मजाक करते हुए बोले, चलो 3 आंखों से कम सुंदर तो लगी। इतना कहते ही सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। कबीर की माँ नाराजगी जताते हुए बोली, उड़ा लीजिए जितनी मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए। अरे भाई, अब तो मान भी लो कि तुम बूढ़ी हो गई हो। मैं क्यों बूढ़ी होने लगी? बूढ़े तो आप हो गए हैं। कौन कहेगा मुझे बूढ़ा? मैं तो अभी भी एक और शादी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बेटे को रहने दीजिए, पहले आप ही शादी करके ले आइए मेरी सोतन को। कहती हुई कबीर की माँ गुस्से में अपने रूम में चली गई। क्या पापा, आप भी ना कर दिया ना माँ को नाराज। जाइए अब आप ही मनाइए। कबीर के पापा मुस्कुराते हुए, बेटी तुम्हारी माँ तो छुई मुई के पौधे जैसी है, पल भर में खुश हो जाती है और पल भर में नाराज। बेटी अब तो तुम्हारी माँ को मनाते मनाते इसमें महारत हासिल हो गया है। अब जब तक दिन में एक बार थोड़ी सी नोक-झोंक ना हो जाए तो मन ही नहीं लगता। कहते हुए चले गए कबीर की माँ को मनाने। कबीर की माँ मुंह फुलाए अपने कमरे में बैठी हुई थी। कबीर के पिताजी प्यार से कबीर की माँ को के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए, अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। भला इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? और जिसके पास तुम्हारी जैसी सुशील, रूपवान, गुणवती पत्नी हो तो उसे दूसरी शादी करने की आवश्यकता ही क्या है? कबीर की माँ शर्माती हुई, बस रहने दीजिए, ज़्यादा मस्का मत लगाइए। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी जैसी है किसी की पत्नी पूरे गांव में? बस रहने दीजिए, आपसे भी कोई जीत सकता है क्या? कब निकल रहे हैं लड़की देखने? सोच रहा हूँ कल दिन भी सोमवार है, सुबह से निकलेंगे तो शाम तक घर वापस आ ही जाएंगे। अरे वह मेरा सिल्क वाला शर्ट साफ है ना? हाँ वो तो नेहा बेटी ने साफ किया था। रोहन बाबू रूम से ही जोर से आवाज़ लगाते हुए, बेटी नेहा, मेरा सिल्क वाला शर्ट साफ करके प्रेस भी कर देना, कल ही लड़की देखने जाना है। साफ है पिताजी, बस प्रेस करना बाकी है। मैं थोड़ा गांव में 2-4 लोगों को कल चलने के लिए बोल कर आता हूँ। हो आइए, थोड़ा जानकार लोगों को साथ ले जाइएगा। उन लोगों के परिवार के बारे में सही से पता कर लीजिए। लड़की को थोड़ा चला बुला कर भी देख लीजिएगा, परिवार सज्जन है या नहीं। बगल के गांव में भी 2-4 लोगों से पूछ लीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे हाँ भाई, सब पता कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अभी राघव बाबू के साथ हो रहा है, उसकी बहू अब अपने प्रिया चरित्र दिखाने लगी है। दिखाए भी क्यों ना, बड़े घर की बेटी जो ठहरी, कहती है मेरे पिताजी इतना रुपया जो दिए हैं मुझे काम करने के लिए। बेचारे अर्जुन की माँ घर के सारे काम करती है और बहू सुबह उठकर जो आईने के पास बैठती है बस अपना मुंह ही निहारती रहती है। मुंह निहारने से फुर्सत मिले तब ना कोई काम करे। बेचारे अर्जुन की माँ करे भी तो क्या करे, बहू की कुछ कह भी नहीं सकती। बीच में ही कबीर के पिताजी बोले, बात भी तो सही है, राघव भाई को बहू नहीं दहेज चाहिए था। उन्होंने तो अपने बेटे की शादी दहेज से करवाई है, अब उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। वह जो एक रिश्ता आया था ना बगल के गांव से, बेचारी कितनी सुशील थी। बेचारी के पिता नहीं थे, वहाँ तो दहेज कम मिलने के कारण शादी नहीं हुई और यहाँ से बैग भर भर के रुपया मिला दहेज में। अब जब दहेज से ही शादी की है तो बहू से काम की उम्मीद करना भी बेकार है। देखिए जी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हाँ लेकिन बहू सुशील होनी चाहिए और परिवार भी सज्जन हो। सुना तो है कि विजय बाबू का परिवार बहुत सज्जन है और बेटी भी ग्रेजुएशन कर रही है। अब तो जाने के बाद ही पूरी जानकारी होगी। ठीक है, अब मैं गांव में थोड़े कुछ लोगों से कह कर आता हूँ। कहते हुए रोहन बाबू गांव की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद कबीर भी घर आ गया। नेहा मेरी प्यारी बहन, एक गिलास पानी पिला दो। नेहा पानी का गिलास कबीर को पकड़ाती हुई बोली, भैया एक बात जानते हैं, जब तक तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा। आप जरा सोचिए कि क्या बात हो सकती है। आप ज़्यादा गोल गोल मत घुमाओ बातों को, बताओ क्या बात है। आप हार गए ना, नहीं पता कर पाए ना,
कबीर नेहा को छेड़ते हुए, तुम्हारा रिश्ता आया होगा। और क्या? नेहा शर्माती हुई, भैया आप भी ना। फिर दोनों हंसने लगे। मेरा नहीं, ये आपका रिश्ता आया है। कहाँ से आया है? वो भैया आर्यनगर से। यह देखिए मेरी होने वाली भाभी की फोटो, घर में सबको पसंद है। दूसरी वाली फोटो देती हुई, जो नेहा की एक सहेली की फोटो थी और वह देखने में बहुत ही सांवली थी। कबीर फोटो देखने के बाद नेहा से बनावटी गुस्से में, कौन सी आंख से देखी है जो सबको पसंद आ गई? देखो ना भैया कितनी सुंदर है। नेहा चिढ़ाते हुए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मोटी मोटी नाक है और बस बस रहने दे, बहुत तारीफ कर ली, कहता हुआ गुस्से से कबीर अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी नेहा दूसरी वाली फोटो कबीर की ओर बढ़ाती है। और ये वाली कैसी है? कबीर नेहा से कियारा की फोटो लेकर देखने लगता है। वाकई लड़की बहुत सुंदर थी। अब कबीर नेहा को घूरे जा रहा था और नेहा कबीर को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अब कबीर बनावटी गुस्से से नेहा को मारने दौड़ा। रुक बंदरिया, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नेहा माँ के पास भागी। माँ बचाओ मुझे, भैया मार रहे हैं। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो? देखो ना माँ, भैया मुझे मार रहे हैं। जरूर तुमने फिर से कोई शरारत की होगी। नेहा माँ के पीछे छुप जाती है, फिर पीछे से कबीर को मुंह बनाकर चिढ़ाती है। वैसे कबीर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और नेहा की ये बचकानी हरकतें और भी उसे अच्छे लगती हैं। कबीर हमेशा अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। बेटा कबीर, तुमने वह फोटो देखा? लड़की कैसी लगी? माँ दिखने में तो ठीक ही है, कितनी पढ़ी लिखी है? नेहा बीच में ही बोल पड़ी। भैया भाभी आर्यनगर कॉलेज आर्यनगर से ग्रेजुएशन कर रही है। कबीर हंसते हुए, अरे पगली, अभी रिश्ता ही आया है, शादी नहीं हुई। नेहा उतावलेपन में, हाँ तो शादी भी हो जाएगी। मुझे तो भाभी बहुत पसंद है और मैं तो उसे भाभी ही कहूँगी। कबीर की माँ हंसते हुए बोली, तुम्हारी जो जी चाहे वही बोलो, तुमको कोई रोक सकता है क्या? बेटा कल ही तुम्हारे पिताजी लड़की देखने आर्यनगर जा रहे हैं। माँ, पिताजी के साथ और कौन कौन जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बोले तो हैं कि गांव से दो चार लोगों को और साथ ले लेंगे। नाम तो नहीं बताए कौन कौन जा रहे हैं। माँ मनीषा के पति गोकुलपुर वाले भी जा रहे हैं ना? हाँ, नेहा ने उनसे फ़ोन करके बता दिया है, सुबह 9 बजे के लगभग वो भी आ जाएंगे। माँ पिताजी को कहना ठीक से देख लेंगे, परिवार ठीक है कि नहीं, नहीं तो बाद में अर्जुन की पत्नी जैसा ना हो जाए। वैसे तो उन लोगों से मैं भी एक दो बार मामा जी के यहाँ शादी में मिला हूँ। बेटा मैं तो कह दी हूँ ठीक से पता करने के लिए, अगल बगल से भी पता करें। सुना तो है कि उनका परिवार बहुत सज्जन है, लड़की भी सुशील है, तुम्हारी मामी की दूर की रिश्तेदार है और उन लोगों का उनके यहाँ आना जाना भी लगा रहता है, इसलिए अच्छी तरह से पूरे परिवार को जानती है। बाकी तो जाने के बाद ही पता चलेगा, अपनी आँख से देखने के बाद ही सब क्लियर हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ कि बेटा तू भी साथ चला जा, अपने से देख लेगा तो और भी अच्छा रहेगा। तुम्हारी मामी तो कह रही थी कि कबीर को भी साथ भेज दीजिएगा। नहीं माँ, जब पिताजी और मनीषा के पति रमेश जी जा ही रहे हैं तो फिर हमें जाने की क्या जरूरत है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नेहा उधर से गुजर ही रही थी कि दोनों की बात सुनते हुए बोली, भैया का तो जाने का खूब मन है लेकिन बेचारा शर्म में नहीं कुछ बोल पा रहा। कबीर बनावटे गुस्से से, ये बंदरिया कभी नहीं सुधरेगी। माँ लगता है अब नेहा की भी शादी कर मनीषा की तरह ही जल्दी ससुराल भगाना पड़ेगा। नेहा गुस्से में, नहीं करनी मुझे शादी वादी, देखती हूँ कौन मुझे भगाता है। कबीर की माँ नेहा से, बेटी तो पराई धन होती है, एक न एक दिन तो पिता का घर छोड़ पिया के घर जाना ही पड़ता है। नेहा पैर पटकती हुई, मुझे नहीं जाना कहीं भी। ठीक है पगली, तू कहीं मत जाना, तू हमेशा यही मेरे पास ही रहना, कौन तुम्हें भगा रहा है? कहते हुए कबीर की माँ खाना पीना बनाने चली गई। रात हो गई थी, कबीर के पिताजी भी घर आ गए। सब ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। सुबह नेहा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते के टाइम तक मनीषा का पति रमेश भी पहुंच गया था। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और निकलने ही वाले थे कि तभी कबीर ने रमेश जी को साइड में बुलाकर कहा कि सब लोग तो बुजुर्ग ही जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि ठीक से देख लीजिएगा, कहीं अच्छा खाना पीना देखकर फिसल मत जाइए। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें टहला बुला के यदि ज़रूरत पड़ी तो दौड़ा के भी देख लूँगा। कबीर हंसता हुआ, बस बस उसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप जा ही रहे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं रही। ठीक है, अब निकलिए, नहीं तो आप यहीं छूट जाइएगा। दोनों फिर हंसने लगी। सब लोग गाड़ी में बैठे और निकल गए लड़की देखने। जैसे ही गाड़ी विजय बाबू के दरवाजे पर पहुंची, विजय बाबू दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। सबका अभिनंदन किए,
फिर सब लोग गाड़ी से उतर के हाथ मुंह धोए और फिर अपनी अपनी कुर्सी पकड़कर बैठ गए। और कहिए रोहन बाबू, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं विजय बाबू, कोई तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी देर बातचीत चलने के बाद नाश्ता भी आ गया। फिर सब लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी। अब बारी आ गई लड़की देखने की। विजय बाबू घर के अंदर गए, कियारा की माँ को कुछ समझाकर वापस आ गए। थोड़ी देर में कियारा सहेलियों के साथ पान सुपारी एक ट्रे में लिए हुए सर झुकाए भारतीय नारी की तरह छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती हुई सब लोगों के बीच में आई। आने के साथ कियारा ने सबको प्रणाम किया, फिर बगल में खड़ी हो गई। रोहन बाबू ने बैठने का इशारा किया तो कियारा भी बगल में लगी कुर्सी पर बैठ गई। फिर कुछ नॉर्मल सवाल जवाब कियारा से किए गए। कियारा भी बड़ी हिम्मत से सबका जवाब दे रही थी। अंदर से तो बहुत डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत बनाए रखी। कुछ देर बाद विजय बाबू के इशारा करने पर कियारा सबको पुनः प्रणाम करती हुई वापस चली गई। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत चलती रही। तब तक खाना भी बन गया था। सबने खाना खाया। हाथ मुंह धोने के बाद सबने पान सुपारी खाई। फिर कुछ लोग सौंफ इलायची खाए। फिर थोड़ी देर आराम करने लगे। रोहन बाबू पान चबाते हुए, विजय बाबू, बिटिया तो हमें बहुत अच्छी लगी और आप लोग कबीर को तो देखे ही हैं। यदि इच्छा हो तो दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे भी हम लोग पुराने रिश्तेदार तो हैं ही। क्या बात कर रहे हैं रोहन बाबू, कबीर बाबू को तो बहुत बार देखे हैं और कियारा की माँ भी अच्छी तरह से जानती है। बाकी हम लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। अब आप लोग बताइए कि मेरी बेटी कैसी लगी। यदि कबीर बाबू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अरे नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग देख लिए तो हो गया। अभी इतना आगे ज़माने नहीं चल गया कि लड़का लड़की खुद पसंद करे। हम लोगों के मरने के बाद भले ही वो लोग कुछ भी करें। मजाक के लहजे में, हम लोगों के रहते हुए लड़का लड़की खुद देख कर शादी विवाह करे, इतना भी खराब समय नहीं आ गया। इतना सुनते ही सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। ठीक है रोहन बाबू, जब लड़का लड़की दोनों पक्षों को पसंद ही है तो बात फाइनल भी कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, बात पक्की हो जाए तो और अच्छी बात है। आप ही बताइए रोहन बाबू, क्या लेंगे? भाई आप तो लड़के वाले हैं और हम तो ठहरे लड़की वाले। हमसे जितना बन सकेगा जरूर करेंगे। रोहन बाबू कुछ सोचते हुए, विजय बाबू, मेरा बेटा शिक्षक है इसलिए दहेज तो लेंगे ही। रोहन बाबू के मुंह से दहेज लेने की बात सुनकर विजय बाबू मन में सोचने लगे, इन्होंने तो अपनी बड़ी बेटी की शादी में अच्छा खासा दहेज दिया था। बेटा शिक्षक भी है, पता नहीं कितनी मांग करेंगे। उधर दरवाजे के पीछे से चुपके से सुन रही कियारा की माँ भी बहुत घबराई हुई थी। वह भी सोच रही थी कि पता नहीं कितनी मांग करेंगे, पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। लड़का अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और जाना पहचाना भी है। कहीं ज़्यादा दहेज मांग लिया और हम लोग नहीं दे पाए तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा अच्छा रिश्ता। ऐसे ही दोनों पति पत्नी के मन में बहुत सारी निराशावादी सोच आ गई। चाहे जो भी हो, जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े बेच देंगे, लेकिन बिटिया की शादी जरूर होगी। तभी रोहन बाबू बोल पड़े, विजय बाबू, हमें आपसे दहेज में आपकी सबसे कीमती वस्तु चाहिए। विजय बाबू सुनते ही अब उनके मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। जाने कौन सी वस्तु चाहिए इनको। कियारा की माँ भी मन ही मन सोच रही थी कि बहुत बड़ा दहेज लोभी है। बेटे को सरकारी नौकरी क्या मिल गई, जो जी चाहे मांग लिया दहेज में। ये भी नहीं सोचता कि चाहे बेटी वाले बिक ही क्यों ना जाएं। हम तो बहुत अच्छा समझ रहे थे इन लोगों के परिवार को, पर यह भी सबकी तरह ही दहेज लोभी ही निकला। पता नहीं अब कितना मांगेंगे और कौन सी कीमती वस्तु चाहिए। दोनों पति पत्नी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि तभी रोहन बाबू बोले, विजय बाबू, हमें दहेज के रूप में आपकी बेटी चाहिए। विजय बाबू रोहन बाबू का मुंह आश्चर्य से देख रही थी। हाँ विजय बाबू, हमें दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। इतना सुनते ही विजय बाबू की आंखें नम हो गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, रोहन बाबू, आप महान हैं। जितना आपके बारे में सुना था आप उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। आप इंसान के रूप में फरिश्ता हैं, वरना आज के इस दहेज लोभी ज़माने में आप जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं नहीं विजय बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं जानता हूँ बेटी के विवाह में कितनी परेशानियाँ होती है और मेरा मानना है कि आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। एक तो आप बेटी दे रहे हैं और ऊपर से दहेज। मैं इस दहेज लोभी समाज में कुछ नया बदलाव चाहता हूँ, इसलिए मुझे दहेज के रूप में दुल्हन चाहिए। अरे बहू तो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप होती है। एक लक्ष्मी ले जा रहे हैं तो दूसरी लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है। महान है रोहन बाबू आप और आपकी महान सोच।
सत सत नमन करता हूँ आपके इस महान सोच को। और एक वादा मैं भी आपसे करता हूँ कि जब भी मैं अपने बेटे की शादी करूँगा तो बिना दहेज के ही करूँगा। बगल में बैठा रमेश जी, जो कि रोहन जी के दामाद हैं, सर झुकाए सबकी बातें चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी ने भी दहेज में अच्छी खासी रकम वसूल की थी और शादी के बाद भी कुछ ना कुछ लेते ही रहते थे। दोनों के समधी बनने पर लोगों ने खूब तालियां बजाई और दोनों को खूब बधाइयां मिली। रोहन बाबू के उदार हृदय की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। तब तक कियारा की माँ एक बर्तन में रंग लिए हुए आई और कियारा के पिता के हाथ में दिया। रोहन बाबू, अब तो हम दोनों सब समधी बन गए हैं, तो इस खुशी में थोड़ा रंग लगाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, इस खुशी में रंग तो बनता ही है। फिर सबने एक दूसरे को रंग लगाया। दोनों समधी गले मिले। अब घर जाने का भी समय आ गया। विजय बाबू, अब चलने की आज्ञा दीजिए, शाम भी होने को है। मैं तो कहता हूँ आज यहीं रह जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप पंडित जी से मिलकर दिन तय कर लीजिए शादी का, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है रोहन बाबू, मैं कल ही जाता हूँ पंडित जी के यहाँ और एक अच्छा सा दिन निकलवा कर आपको बताता हूँ। रोहन बाबू विदा लेकर घर की ओर प्रस्थान किए। सबको वापस घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। सबने हाथ मुंह धोया और वहीं पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वहीं साथ में कबीर की माँ भी बैठ गई। कबीर की माँ कियारा के बारे में पूरी जानकारी लेने लगी। इस पूरी कहानी को कबीर भी दूर से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर कुछ सुन ही नहीं रहा हो, लेकिन पिता के द्वारा बताई हुई कियारा और उसके परिवार के बारे में बातें वो सब कुछ सुन नहीं पाया था, क्योंकि ज़्यादा दूर खड़ा होने के कारण सही से सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसे लग रहा था कि कुछ और उसके विषय में क्यों ना जाना जाए, और ज़्यादा गहराई से पिताजी से पूछ भी तो नहीं सकता था। इसलिए अपने बहनोई रमेश जी के पास बैठे और बड़े ही प्यार से इधर उधर की बातों से शुरुआत की। लेकिन रमेश जी समझ रहे थे कि बात तो कुछ और ही जाननी है भाई साहब को, लेकिन सीधे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ना थोड़ी और मज़े ले लूं। इसलिए रमेश जी भी कियारा के विषय में छोड़ बाकी सब बातें किए जा रहे थे। जब देख लिया कबीर ने कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, अब तो साफ साफ पूछना ही पड़ेगा, तो बात कहाँ से शुरू की जाए। कबीर ने कियारा के माँ पिताजी के बारे में पूछना ही उचित समझा। क्यों ना यहीं से शुरुआत करें। अच्छा रमेश बाबू, उसके माता पिता सब अच्छा व्यवहार किए ना आपके साथ? हाँ भैया जी, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छा मान सम्मान किए। लगता ही नहीं था कि किसी नई जगह पर आए हैं। वह लोग व्यवहारिक हैं। आखिर कबीर से और रहा नहीं गया, तो हार के कियारा के बारे में ही पूछना पड़ा। अच्छा सब ठीक है, हकलाता हुआ। और कियारा कैसी है दिखने में? अच्छी लगती है ना? गोरी है या सांवली? उससे बात तो किए थे ना, बात करने में कैसी है? अपने परिवार में घुल मिल जाएगी ना? रमेश जी से एक साथ कियारा के बारे में कबीर द्वारा इतने सवाल पूछने के बाद उसे भी अपनी शादी का समय याद आ गया। जब उनकी शादी फिक्स हुई थी तो वह भी ऐसे ही आतुर था मनीषा के बारे में जानने के लिए। भैया जी, कियारा जी देखने में बहुत ही सुंदर हैं। अपने इलाके में शायद ही इतनी सुंदर कोई हो। वाणी में बहुत ही मिठास है, बड़ी ही हंसमुख मिजाज की लड़की है, बहुत सुशील और सज्जन है। जब खाना पीना करने के बाद बाबूजी लोग दरवाजे पर बातें कर रहे थे, तो उस टाइम आंगन में कियारा जी से मिलने आए, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। खुले विचारों की बहुत ही समझदार लड़की है। कोई भी बात करती है तो लगता है बहुत ही सोच समझ के बोल रही हो। कबीर बड़े ध्यान से रमेश जी की सारी बातें सुन रहा था। कबीर मन ही मन बहुत प्रसन्न था, जो एक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर कबीर बोला, अच्छा रमेश जी, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए। भैया जी, ग्रेजुएशन आर्यनगर कॉलेज आर्यनगर से कर रही है। अभी थर्ड ईयर में है, शायद ज्योग्राफी ऑनर्स ले रखा है। आते वक्त मैंने उसकी मम्मी से घर वाला नंबर भी ले लिया, ये बोल के कि माजी लोग कियारा से बात करेंगी, यदि आपको भी चाहिए तो ले सकते हैं। कबीर की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन शर्म के मारे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि शादी से पहले कोई बात नहीं। लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे थे। नंबर तो आ ही गया है, घर वाले मोबाइल से मिल जाएगा। कबीर का भी बात करने का खूब मन कर रहा था। मन क्यों भी ना करे, इतनी तारीफ जो सुन ली थी उसके बारे में। सब लोगों की बातचीत जारी थी। बीच में नेहा आकर बोली, अब कुछ बात खाना खाते हुए भी कर लीजिएगा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। सब लोग फिर आ गए खाना खाने और सो गए। सब लोग तो सो गए, लेकिन कबीर की मानो जैसे नींद ही उड़ गई हो। उन्होंने रमेश जी को सो जाने के बाद उसका मोबाइल से कियारा के घर वाले नंबर अपने फ़ोन में ले लिए।
करवटें बदलते हुए न जाने कब नींद लग गई तो सीधे सुबह 6:30 बजे टूटी। फिर फ्रेश होकर नाश्ता किया और तब तक स्कूल का टाइम भी हो गया था तो स्कूल चला गया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन कबीर ने रात में सोचा कि क्यों ना आज रमेश जी बनकर ही कियारा से बात की जाए। इससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यदि कियारा की माँ या पिताजी फ़ोन उठाते हैं तो कह देंगे कि मैं रमेश बोल रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कबीर ऐसा ही किया। जब सब लोग खाना खाकर सो गए तब कियारा के घर वाले नंबर पर कॉल किया। संयोग से कियारा की माँ ने फ़ोन उठा लिया। कबीर, हेलो, कौन? कियारा जी, उधर से आवाज़ आई। नहीं, मैं कियारा की माँ बोल रही हूँ। माँ जी प्रणाम, मैं रमेश बोल रहा हूँ गोकुलपुर से। खुश रहिए खुश रहिए। कैसे हैं? और घर में सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब बढ़िया है। और वहाँ आप लोग कैसे हैं? यहाँ पर भी सब बढ़िया हैं। ऐसे ही दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। तब तक कियारा की माँ भी समझ चुकी थी कि फ़ोन पे कबीर है, क्योंकि जब रमेश देखने आया था उस समय उसने उनसे काफ़ी बातचीत हुई थी, इसलिए आसानी से आवाज़ पहचान ली। फिर भी अनजान बनती हुई कबीर से बोली, लीजिए कियारा से बात कीजिए। कबीर तो बहुत खुश हो गया कि कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका राज खुल चुका है। कबीर के मन में तो घी के लड्डू फूट रहे थे। फ़ोन कियारा को देती हुई, लो, गोकुलपुर वाले रमेश बाबू का फ़ोन है। कियारा ने अपनी माँ से छीन लिया फ़ोन। जैसे ही नंबर देखी तो वो पहचान गई, क्योंकि रमेश बाबू ने कियारा को पहले ही कबीर का नंबर दे दिया था। इसलिए कियारा नंबर देखकर पहचान गई। फिर भी अनजान बनती हुई, प्रणाम रमेश बाबू। उधर से कबीर भी, प्रणाम। दोनों ने एक दूसरे की कुशल समाचार पूछा। तब तक कियारा की माँ सोने चली गई थी। तब कबीर ने कियारा से कहा, आप हमें पहचान गए? कियारा भी मन में सोचने लगी कि क्यों ना इन्हें भी इन्हीं से ही बुलवाया जाए, कि वो रमेश नहीं बल्कि कबीर है। इसलिए अनजान बनती हुई बोली, हाँ, आप रमेश बाबू बोल रहे हैं। तब कबीर मुस्कुराते हुए बोले, मैं कबीर बोल रहा हूँ, पुनखर से। कियारा अपनी आवाज़ में बनावटी घबराहट दिखाती हुई, आप बोल रहे हैं जी? कबीर, हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। जी, अब पहचान लिया? कभी आपसे मिली नहीं ना, इसलिए नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, अब तो पहचान लिया ना। लेकिन मेरा घर वाला नंबर आपके पास कैसे आया? कबीर हंसते हुए, जब रमेश जी यहाँ से गए थे तो उन्होंने ही नंबर का जिक्र किए थे कि उनके पास है। मुझे फ़ोन नंबर उनसे मंगवाना सही नहीं लगा, इसलिए जब रात में सब सो गए तो चुपके से उनके मोबाइल से अपने मोबाइल में नंबर ट्रांसफ़र कर लिया और उसे पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। दोनों के बीच बातों का सिलसिला जारी था। जब कियारा के घर में टंगी घड़ी की घंटी बजी तो कियारा ने पलट कर देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। तब कियारा ने कबीर को बताया कि 3 बज गए हैं। तब कबीर को भी ध्यान आया कि सुबह स्कूल भी जाना है, इसलिए अब सोना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोल दिया और दोनों सो गए। सुबह 9 बजे स्कूल था और अभी 8 बजने को है। अब तक कबीर सो रहा है। वो देर रात तक जो जागा था, इस बात की जानकारी माँ को कहाँ से होगी? माँ नेहा को आवाज़ देती हुई बोली, बेटी देखो तो कबीर अभी तक सोया हुआ है। जी माँ, अभी देखती हूँ। नेहा कबीर के पास जाके देखी तो कबीर सोया हुआ था और उसे जगाया। भैया उठो, आज स्कूल नहीं जाना क्या? कबीर की नींद टूटी तो देखा सुबह के 8 बज चुके हैं। नेहा कबीर को छेड़ते हुए, क्यों भैया, रात भर भाभी से बात करते रहे थे? कबीर हकलाते हुए, नहीं तो मैं क्यों बात करूं, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। चलो हटो, अब मुझे जाने दो, लेट हो गया है, स्कूल भी जाना है। उसके बाद क्या था, दोनों के बीच हर रोज रात भर बातें होती रही। फिर एक रोज प्लान बनाया गया कि क्यों ना कॉलेज के पास वाले कैंटीन में मिला जाए। दोनों ने एक दिन तय किया कि उसी रोज मिलना है। कियारा भी कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल गई और कबीर अपना स्कूल से कुछ घर के काम का बहाना बनाकर जल्दी ही स्कूल से निकल गया। कियारा आर्य नगर कॉलेज से सटे कैंटीन के पास पड़ी एक बेंच पर बैठी कबीर का इंतजार में खोई हुई थी। वहां कबीर भी बाइक से थोड़ी देर में पहुंच गया। बाइक की आवाज़ सुन के जैसे ही कियारा ने नज़रें उठाई तो सामने कबीर खड़ा था। जब दोनों की नज़रें मिली तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो एक दूसरे को अपनी अपनी आंखों में समा लेना चाहते हो। दोनों तो मानो किसी तीसरी दुनिया में ही सैर करने लग गए थे। उस समय कियारा ही कबीर के लिए पूनम का चांद थी। तभी कबीर का फ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ से दोनों की समाधि भंग हुई। फिर दोनों एक दूसरे को हाय हेलो किए और वहीं कैंटीन में कुछ नाश्ता कोल्ड ड्रिंक लिए और बगल के गार्डन में बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ समय बाद जाने की बारी आई तो कियारा ने पूछा, फिर कब आएंगे? जब आप बुलाएंगे बंदा हाजिर हो जाएगा। और दोनों हंसने लगे।
फिर मिलने का वादा कर दोनों अपने अपने घर चल दिए। दोनों के लिए वह मिलन का पल बेहद ही खूबसूरत था। कबीर की माँ कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्की लेती हुई बोली, आर्यनगर वाले समधे जी अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं बताए है। अरे हाँ, सही बोली, अभी तक तो फोन कर देना चाहिए था। हाँ वैसे लड़की वाला है, थोड़ा परेशानी तो होती ही होगी। हम लोग कुछ दिन और इंतजार करते हैं, तब फोन करेंगे इधर से ही। तभी घर में रखा मोबाइल रिंग हुआ। बेटी नेहा देखो तो किसका फोन आया है। जी बाबूजी देखती हूँ, कहती हुई वो घर के अंदर की ओर गई। उधर फोन पर कियारा के पिताजी बोल रहे थे। पिताजी, आर्यनगर वाले अंकल का फोन है। नेहा फोन पिताजी को देती हुई बोली। कबीर के पिताजी फोन लेकर, हेलो, नमस्कार समधी जी। नमस्कार नमस्कार, कहिए, सब कुशल मंगल है ना। हाँ सब कुशल मंगल है समधी जी, अपना सुनाइए। अपना भी सब ठीक है। बोल रहे थे 14 नवंबर के दिन बहुत अच्छा है। गंगा दशहरा उसी रोज है, 2 महीने का समय भी है, तैयारी भी बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है समधी जी, आपको जैसा अच्छा लगे। फिर दोनों नमस्कार एक दूसरे को करते हुए फोन रख दिए। देखते ही देखते शुभ घड़ी भी आ गई। शादी को मात्र 10 रोज बचे थे। कबीर की माँ अपनी बहू कियारा के लिए अच्छे अच्छे गहने बनवाती है, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ खरीदती है। वो चाहती थी उसकी बहू सबसे अच्छी साड़ी पहने, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल के गहने हो वही उसकी बहू पहने। आखिर चाहे भी क्यों ना, इकलौती बहू जो बनने वाली थी। दोनों तरफ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। आज शाम को बारात निकलना था। सुबह से सब लोग पूरी तरह व्यस्त थे। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बारात निकलने ही वाली थी। सिर्फ दूल्हे के पिताजी का ही इंतजार हो रहा था। कबीर के पिताजी घर में कुछ ढूंढ रहे थे। कबीर की माँ थोड़ी हड़बड़ाहट में बोली, अब आपका क्या खो गया, सब निकल रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। अरे भाग्यवान, मेरा जूता नहीं मिल रहा। जूते तो पहने हुए हैं। अरे ये वाला नहीं, जो अभी लिए थे, कहीं मिल नहीं रहे। कबीर की माँ हंसती हुई बोली, ऐसा लग रहा है कि शादी आपकी है, बेटे की नहीं। पूरा दुल्हे की तरह सज रहे हैं। कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वही हाल है आपका। अरे भाई, लड़के वाले हैं, थोड़ा ठाट बाट में तो रहना ही पड़ेगा ना। अब थोड़ी मदद भी कर दो ढूंढने में, या फिर खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहोगी। अरे ढूंढ रही हूँ बाबा। ये क्या है, देखिए बगल में रखे हुए हैं। अरे भाई, हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो ही जाती है ना। लीजिए, अब जल्दी से पहन के निकलिए, अब ज़्यादा लेट मत कीजिए। सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हर हर महादेव के नारे के साथ ही बारात ने प्रस्थान किया। बारात आर्यनगर पहुंचने ही वाली थी, तो लगभग 1 किलोमीटर पहले कुछ बाराती गाड़ी से नीचे उतर गए और नाचते गाते दरवाजे तक पहुंचे। बाहर कुछ प्रोग्राम हुआ, बाकी लोग दरवाजे के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए, चाहे नाश्ता हुआ। अब बारी आ गई जयमाला की। दोनों लड़का लड़की के हाथ में एक एक माला दी गई। फिर जयमाला संपन्न हुई। सब लोगों ने ताली बजाई, फूल बरसाए। फिर दुल्हा और कुछ बारातियों को आंगन में ले जाया गया, जहां शादी होनी थी। आंगन में एक तरफ दूल्हा पक्ष तो दूसरी तरफ दुल्हन पक्ष बैठे थे। शादी विधि पूर्वक शुरू की गई। सारी विधि पूर्ण करते करते सुबह के 2:30 बज गए थे। अब बारी थी सिंदूरदान की। कियारा के एक गांव की चाची ने कबीर के हाथ में सिंदूर की छोटी सी डबिया दी। कबीर डबिया ले ली और पंडित जी के कहने के बाद कियारा की मांग भरने लगे। मांग में सिंदूर पड़ते ही आंगन में तालियों की गूंज भर गई। सब लोग बहुत खुश थे। वहीं कियारा की माँ खुशी के साथ दुखी भी थी, ये सोच के कि अब हमारी बेटी ही नहीं, अब किसी की बहू भी बन चुकी है। अब कियारा और कबीर दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन चुके थे, और इसी के साथ शादी भी पूर्ण रूपेण संपन्न हो गई। दोस्तों, एक छोटी सी खूबसूरत सी कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।